अब बच्चों देखते हैं अंतर लैमार्कवाद जिसे लैमार्किज्म बोलते हैं, दूसरा है डार्विनवाद जिसे डार्विनिज्म बोलते हैं। इनमें अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैमार्कवाद को सबसे पहले लैमार्क ने दिया था, जबकि डार्विनवाद को डार्विन ने दिया था। इन वैज्ञानिकों के नाम पर ही इनका वाद का नाम रखा गया है। पहला देखते हैं अंतर दोनों में। लैमार्क के अनुसार जैव विकास निम्न कारणों से होता है, इसी तरह डार्विन के अनुसार जैव विकास निम्न कारणों से होता है। पहला अंतर है इन दोनों में। लैमार्कवाद के अनुसार जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि डार्विनवाद के अनुसार जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति के फलस्वरूप जीवन संघर्ष उत्पन्न होता है। जीव में ज़्यादा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो जीवन में क्या होगा? संघर्ष आएगा, आवास के लिए, पार्टनर के लिए, भोजन के लिए। दूसरा अंतर देखते हैं। वातावरण के सीधे प्रभाव के वजह से जीव के कुछ अंग ज़्यादा उपयोग करते हैं, कुछ अंग कम उपयोग करते हैं। ये दूसरा कारण है। इधर दूसरा कारण देखते हैं। जीवन संघर्ष के दौरान जीवों में विभिन्नताएं आ जाती हैं। वही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। तीसरा है लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग और अनुपयोग से कुछ लक्षण विकसित हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं उपार्जित लक्षण। इन उपार्जित लक्षणों की वंशागति से जैव विकास होता है, अर्थात नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक इसके विपरीत डार्विनवाद के अनुसार जो विभिन्नताएं होती हैं वातावरण में क्या होती हैं? कुछ अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती हैं। तो उन जीवों का प्राकृतिक चयन होता है और अनुकूलन होता है। प्राकृतिक चयन मतलब जो अनुकूलित होते हैं, योग्य होते हैं जीने के लिए, उनका चयन होता है। इसी से क्या होता है? नए जीव का विकास होता। तो ये लैमार्क के हिसाब से कारण थे जैव विकास के, ये डार्विन के अनुसार जैव विकास के कारण थे। अब दूसरा देखते हैं अंतर। लैमार्कवाद के अनुसार अफ्रीका के जिराफों का विकास हुआ, क्या कारण थे, कैसे हुआ? ठीक उसी तरह डार्विनवाद के अनुसार जिराफ का विकास हुआ, क्या कारण है? पहले हम लैमार्क के हिसाब से देखते हैं। अफ्रीका के जिराफों का गर्दन उस समय छोटा एवं आगे के पैर छोटे थे। वातावरण में परिवर्तन से छोटे जो पौधे थे, घास फूस, वो नष्ट हो गए। बड़े पादपों के पत्ते ही बच गए। तो ये क्या करते हैं? खाने के प्रयास के लिए आगे का पैर का इस्तेमाल करते थे और गर्दन को ऊपर खींचते थे। इससे इनके अंदर खिंचाव उत्पन्न होता था। खिंचाव के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पैर एवं गर्दन की लंबाई बढ़ती गई। अंगों के अधिक उपयोग के कारण लंबी गर्दन एवं लंबी टांगों वाले आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। किसके हिसाब से? लैमार्क के हिसाब से। ठीक है, अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग कारण। इधर देखते हैं डार्विन के हिसाब से। डार्विन के हिसाब से अफ्रीका के जिराफों के जो पूर्वज थे वो छोटे आकार के भी थे और बड़े आकार के भी थे। उनके गर्दन भी क्या थी? विभिन्नता थी। उनके पैरों में भी क्या थी? विभिन्नता थी। छोटे आकार के भी थे और बड़े आकार के थे। वातावरण में परिवर्तन के दौरान बड़े बड़े पेड़ बच गए, छोटे मोटे घास फूस, छोटे पौधे क्या हुए? नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद छोटी गर्दन वाले जिराफ क्या हुए? स्वतः ही नष्ट हो गए, क्योंकि उनको खाने को कुछ मिला नहीं। लेकिन लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रहे। तो इनके हिसाब से दोनों जिराफ थे, लंबी गर्दन वाले भी थे और छोटी गर्दन वाले भी थे। वातावरण परिवर्तन के दौरान छोटी गर्दन वाले क्या है? भूख के मारे मर गए और लंबी गर्दन वाले जीवित रहे, क्योंकि वो बड़े पौधों की पत्तियों को खा सकते थे। इस तरह लंबी गर्दन वाले जिराफों और आगे लंबे पैर वाले टांगों वाले आधुनिक जिराफों का विकास हुआ। तो इनके हिसाब से क्या था कि वातावरण में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के दौरान
जिनके अंदर प्राकृतिक चयन हो पाया वो जीव बचे रहे, जबकि इनके हिसाब से क्या था कि अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग पर जोर दिया गया था। इस तरह बच्चों हमने क्या देखा, लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर देखा। तो आप केवल जो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन में उसी को लिखिएगा। जानकारी के लिए हमने अतिरिक्त बातें बताई। आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।